हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 के करीब पार्ट्स हैं और 25 पार्ट्स में से एक पार्ट 3 है जो आर्टिकल 12 से लेके 35A तक कवर करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है इट कवर्स आर्टिकल 12 to 35A and these articles and these part deals with fundamental राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। तो मेरे दोस्तों हमारे भारत के संविधान का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है, उसका जो आर्टिकल 12 से 35 तक ए तक है ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। अगर मैं 12 से 35 में से 12, 13, 33, 34 ABC और 35 से सभी को छोड़ दूं तो बीच के जो आर्टिकल्स हैं 14 to 32 ये भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब फ्रीडम का अधिकार, रिलीजन अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार, एजुकेशनल राइट्स मिले हुए माइनॉरिटीज़ को, बहुत सारे राइट्स हमें ये प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। इन्हीं में से कुछ आर्टिकल हैं आर्टिकल्स 14 to 18। जो आर्टिकल्स 14 to 18 हैं, these article deals with fundamental right to equality। ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी से डील करते हैं, समानता के अधिकार से डील करते हैं। और इन्हीं समानता के अधिकार के आर्टिकल्स में आर्टिकल 15 आता है और आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के साथ। मेरे दोस्तों मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं फटाफट एक बार रिकैप करता हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे भारत के संविधान के 25 अध्यायों में से, 25 चैप्टर में से, पार्ट में से एक पार्ट 3 है। और ये जो पार्ट 3 है इसमें 12 से लेकर 35A तक आर्टिकल दिए हुए हैं। 12 से लेकर 35A तक जो आर्टिकल्स हैं ये सभी फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, मौलिक अधिकारों से डील करते हैं। और इन्हीं आर्टिकल्स में से जो 14 से 32 तक है वो बताते हैं सिटीजन्स को मिले हुए फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 33, 34, 35 मैंने क्यों नहीं कहा, वो अलग आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो आर्टिकल 14 से 32 तक है, इन आर्टिकल्स में वो स्पेसिफिकली हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने रिलीजन का अधिकार जो है, हमारे रिलीजन किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एजुकेशनल राइट्स, ये सारा प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14 से 32। लेकिन जो आर्टिकल 14 to 18 है वो सबसे पहला मौलिक अधिकार का एक चैप्टर है जो है समानता का अधिकार, जो है राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 बोलता है भेदभाव की मनाही अर्थात प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, आर्टिकल 16 बोलता है अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटीज़ की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी और 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इन सभी आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल 14 to 18 हैं जो समानता के अधिकार से डील करते हैं, इसमें से हमने आज आर्टिकल 15 की स्टडी करनी है। मेरे दोस्तों आर्टिकल 15 पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण भी है। आर्टिकल 15
इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 15 में है क्या आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है, मेरी वीडियो पूरी देखें, कोई पार्ट भी स्किप ना करें। ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, मैं सेकंड थर्ड पार्ट भी बनाने में टाइम लग सकता है और क्या पता 3 पार्ट बनाने पड़े। आप सभी पार्ट्स को देखें, अच्छे से देखें, आपका आर्टिकल 15 बिल्कुल भी डाउट उसमें कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो लेक्चर होगा वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। LLB BLLB कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कहीं भी इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल बहुत ही रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 15 में मैं इसके 6 पॉइंट है आगे, आर्टिकल 15 के 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं, हम एक एक पॉइंट्स को बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट के पीछे क्या हिस्ट्री रही है उसको जानेंगे, कैसे ये 6 के 6 क्लॉजेज आए, कब आए, क्यों आए, क्या लैंडमार्क केसेस थे, क्यों लाने पड़े गवर्नमेंट को, एक एक क्लॉज को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट बस ये है कि मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो मेरे दोस्तों, आर्टिकल 15 की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 15 एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है। आर्टिकल 15 एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? तो मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 15 है वो केवल सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 15 इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 15 की जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो केवल उन्हीं को मिली है, दोज हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दोज हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे भारत के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्हीं को आर्टिकल 15 की प्रोटेक्शन मिली है, सभी को नहीं मिली। सभी को मिलने का मतलब क्या है? आउटसाइडर्स, जो एलियंस इंडिया में आएंगे, जो इंडिया में फॉरेनर्स आएंगे, उनको आर्टिकल 15 के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं, विधि के समान समानता, अगर मैं कानून के समानता की बात करूं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करूं, उसमें प्रोटेक्शन सभी को मिली थी, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया से आया हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, जुरिस्टिक पर्सन हो, डजेंट मैटर। वहाँ पे सभी को प्रोटेक्शन थी। जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता था वो कोर्ट में जा सकता था, स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता था। पर आर्टिकल 15 में प्रोटेक्शन केवल सिटीजन्स को मिली है, प्रोटेक्शन केवल सिटीजन्स को मिली है, सिटीजन्स को ही प्रोटेक्शन मिली है, आउटसाइडर्स को नहीं मिली है, एलियंस को नहीं मिली है। आई होप आपको ये समझाया होगा। सबसे पहले आर्टिकल 15 का क्लोज 1 पढ़ेंगे अच्छे से। आर्टिकल 15 का क्लोज 1 बोलता है, स्टेट शेल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन विद द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ, किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड्स पे स्टेट भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। पहली बात, स्टेट क्या है? स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आर्टिकल 12 था, आर्टिकल जो 12 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है स्टेट, कि स्टेट कौन होगा। स्टेट जो आर्टिकल 15, 14, 16, 17 आगे जहाँ भी स्टेट वर्ड यूज हुआ है, तो वहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट किसको माना जाएगा? क्या कंट्री है या कुछ और? तो मैं बताना चाहता हूँ आर्टिकल 12 क्या बोलता है। स्टेट का मतलब होगा इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक प्रेसिडेंट, लाइक कैबिनेट, ये सारे स्टेट माना जाएगा। हमारे स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये सभी स्टेट, इनके लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज जैसे गवर्नर हो गया और एग्जीक्यूटिव जो हमारे MLAs, ये सारे हो गए।
स्टेट का मतलब है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, म्युनिसिपल बोर्ड हो गया। स्टेट का मतलब है आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट का मतलब है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में क्या आ जाएंगे? हमारी LIC हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हमारे डिफरेंट भारत गैस पेट्रोलियम, ये वो रिलायंस अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटीज़ बनी हुई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, स्टेट एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, कोई भी अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, ये सारी अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। तो सिंपल सी भाषा में समझ लो कि स्टेट का मतलब यहाँ पे उन सभी से है जो अपना एक्शन लेकर भेदभाव कर सकते हैं, अपनी कोई नोटिफिकेशन जारी कर भेदभाव कर सकते हैं। उन सभी को स्टेट माना जाएगा, फिर चाहे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स हो, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हो, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स हो, या पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, बोर्ड हो, म्युनिसिपल बोर्ड हो, या अदर अथॉरिटीज लाइक LIC या रिलायंस अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो मर्जी हो। इन सभी को आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट माना गया है। तो क्या बोलता है आर्टिकल 15(1) कि जो स्टेट है, ये जो सारे हैं, ये भेदभाव नहीं करेंगे सिटीजन के साथ। और सिटीजन क्या होगा? हमारे इंडिया के सिटीजन। यहाँ पे सिटीजन क्या वर्ड यूज़ किया? हमारे इंडिया के सिटीजन। यहाँ पे सिटीजन का मतलब जो है वो आउटसाइडर्स, एलियंस, फॉरेनर नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इंडिया के सिटीजन के साथ स्टेट भेदभाव नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ये ओनली ऑफ बहुत रेलिवेंट टर्म है, ये छोटे टर्म नहीं है। किन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जा सकता? रिलीजन के ग्राउंड पर, रेस के ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। ये 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई और ग्राउंड्स है, भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। अब मध्य प्रदेश ही बोलते हैं इसको, पहले मध्य भारत बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट का केस है 1955 का, 1955 का। तो इस केस में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? स्टेट ऑफ GP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में क्या हुआ था कि स्टेट ऑफ मध्य भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी करी। स्टेट ऑफ मध्य भारत ने नोटिफिकेशन जारी करी, उसके जरिए इन्होंने बोला कि जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है हमारे मध्य भारत में, जो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एडमिशन ले रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन ले रहा है, और जो पर्सन रेसिडेंस ऑफ मध्य भारत है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेसिडेंस ऑफ मध्य भारत है, जो मध्य भारत का रहने वाला है, रेसिडेंस मध्य भारत में है उसका, उन लोगों के लिए जो फीस होगी वो कम रहेगी, एडमिशन लेने के लिए वो कम फीस रहेगी। और जो स्टूडेंट्स मध्य भारत के रेसिडेंस नहीं हैं, आउटसाइड मध्य भारत से हैं, उनके लिए फीस हैवी रहेगी, ज़्यादा फीस रहेगी। इसको हम फर्स्ट फी कैपिटेशन केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मैं फर्स्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोहिनी जैन वाला केस था एक 1992 का, उसको भी कैपिटेशन फी केस बोलते थे, लेकिन फर्स्ट ये था, दैट इज फर्स्ट फी कैपिटेशन केस, फर्स्ट फी कैपिटेशन केस 1955, इसको यही बोला जाता है फर्स्ट फी कैपिटेशन केस। तो क्या किया मध्य भारत ने? एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया रेसिडेंस के बेस पे, लोगों के रहने के बेस पे, कि जो मध्य भारत का है वो कम फीस देगा, जो आउटसाइडर कॉलेज में आएगा मध्य भारत में वो ज़्यादा फीस देगा। अब जो आउटसाइडर थे, DP जोशी जो थे आउटसाइडर, उन्होंने केस कर दिया किसमें? सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 रिट दाखिल कर दी कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी, देखो जो आर्टिकल 15(1) है वो साफ साफ बोलता है कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और जो मध्य भारत स्टेट है वो इस नोटिफिकेशन के जरिए प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव कर रहा है।
प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव कर रहा है और भेदभाव हो रहा है। ये क्या मतलब हुआ, एजुकेशन तो एजुकेशन ही है, सभी को लेनी है, तो ये क्या मतलब हुआ, जो आउटसाइडर होंगे ज़्यादा फीस देंगे, जो विद इन मध्य भारत के रेसिडेंट्स होंगे वो कम फीस देंगे। दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, नॉट रीजनेबल। लेकिन मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही जो वर्ड ओनली ऑफ है उसको देखो। ओनली ऑफ का मतलब है कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर भेदभाव नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई और ग्राउंड्स हैं तो भेदभाव किया भी जा सकता है। और जो हमारा ये करंट केस है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, इसमें जो भेदभाव किया गया है वो रेसिडेंस के बेस पे किया गया है, रेसिडेंस के बेस पे। और रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ में डिफरेंस होता है। रेसिडेंस का मतलब है एक व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ वो दिल्ली का रेसिडेंस भी बन सकता है, वहाँ लगातार रहेगा, वहाँ का रेसिडेंस बन जाएगा। मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ, दिल्ली जाकर वहाँ जॉब करने लगूंगा, वहीं अपना मकान बना लूंगा, वहीं रहना शुरू कर दूंगा, मैं वहां का निवासी हो गया, रेसिडेंस वहां का हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बस इन 5 ग्राउंड्स पे भेदभाव को देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा। डीपी जोशी व स्टेट ऑफ मध्य भारत में ना तो रिलीजन के आधार पर भेदभाव था, ना तो रेस के आधार पर भेदभाव था, ना कास्ट के आधार पर भेदभाव था, ना सेक्स, ना प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव था। भेदभाव का बस एक आधार था, वो था रेसिडेंस, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट क्लोज। फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है, स्टेट, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटी, सारों को स्टेट माना गया है। वो सभी चीज़ें स्टेट मानी जाएंगी जो अपना नोटिफिकेशन इशू कर कर अपने काम से फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, भेदभाव ला सकती हैं। पंचायत ने नोटिफिकेशन इशू करी, इस कुएं में ये जाति पानी पे भरेगी, ये जाति पानी नहीं भरेगी, भेदभाव आ गया, पंचायत भी स्टेट मानी जाएगी। स्टेट बहुत वाइडर टर्म है, आर्टिकल 12 का भी डिस्कस करूंगा, फिर आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको आर्टिकल 12 जानना है वो क्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए टाइम निकाल के आर्टिकल 12 पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेट शैल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद सिटीजन्स। सिटीजन मतलब कंट्री के सिटीजन, आउटसाइडर नहीं। ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बस इन्हीं ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, वैसे किया भी जा सकता है। मैंने केस बता दिया, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, वेरी वेरी लैंडमार्क केस। स्टूडेंट्स, अब आर्टिकल 50 का क्लोज 2 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। आर्टिकल 50 का क्लोज 2 क्या बोलता है कि जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो भी बाकी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्लोज 1 क्या बोलता था, जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 की क्लोज 2 में सिटीजन्स के भेदभाव की मनाही है। क्या लिखा है आर्टिकल 15 के 2 में, देखो, नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसएबिलिटी, लाइबिलिटी और रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ शॉप, एक्सेस ऑफ शॉप विद रिगार्ड टू पब्लिक रेस्टोरेंट, पब्लिक रेस्टोरेंट with regard to hotels, with regard to place of public establishment, place of public establishment, with regard to use of well, use of well, with regard to bathing ghat, bathing ghat, with regard to roads and place of public maintained, public resort maintained, resort maintained। आप आर्टिकल 15 का क्लोज 2 निकालिए, वहाँ सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है। एंड क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि जो सिटीजन्स हैं 15(2) के अंदर, वो भी भेदभाव नहीं करेंगे बाकी सिटीजन के साथ। बाकी सिटीजन के साथ ना तो शॉप्स में उनको आने के लिए रोका जाएगा, ना तो कहीं पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से रोका जाएगा, होटल्स में जाने से उनको रोका जाएगा। किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो हमने पहले पढ़े 5 ग्राउंड्स, उन ग्राउंड्स को
के बेस के ऊपर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शॉप में आने से नहीं रोक सकता, होटल में जाने से नहीं रोक सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकता, पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पब्लिकली इस्टेब्लिश किए गए हैं, कोई पार्क है, वहाँ भी जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई किसी को किसी कुएं से पानी भरने से नहीं रोक सकता, बाथिंग घाट में नहीं जाने से रोक सकता, रोड में चलने से नहीं रोक सकता, और ना तो किसी पर्टिकुलर रोड में जाने से रोक सकता है, और ना ही कोई किसी को ऐसे पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट में जाने से, पब्लिक के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको यूज़ करने से रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आपको आर्टिकल 15 क्लोज 2 का समझ आ गया होगा कि 15 क्लोज 2 में क्या बोला गया है कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन मतलब जो कंट्री के लोग हैं, वो दूसरे लोगों को किसी भी ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर नहीं रोकेंगे। कहीं शॉप में जाने के लिए से, कहीं कुएं में पानी भरने से, कहीं बाथिंग घाट में जाने से, कहीं रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकते। यह आर्टिकल 15 का क्लोज 2 बोलता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 15 क्लोज 2 को लाने का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे देश में जो सदियों से, काफ़ी पुराने टाइम से जो भेदभाव होता आ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या रेस के आधार पर, लोगों को कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, या फिर उनको शॉप्स में सामान नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट में वो नहीं जा पाते थे। तो इसी को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 15 क्लोज 2 आया है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 स्टेट के ऊपर तो ऑब्लिगेशन डालता है कि स्टेट कभी भेदभाव नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल 15 क्लोज 2 है वो सिटीजन्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डालता है कि जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो नागरिक हैं कंट्री के, वो भी दूसरे नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। शॉप्स में किसी को आने जाने से नहीं रोका जाएगा, होटल्स, रेस्टोरेंट, बेल, टैंक, ये जो भी लिखे हुए हैं, जो भी पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, उसके रिलीजन, उसके जाति, धर्म के आधार पर। तो ये था आर्टिकल 15 क्लोज 2। अब आते हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 3 पे। आर्टिकल 15 के क्लोज 3 पे स्टूडेंट्स, आर्टिकल 15 क्लोज 3 में क्या बोला गया है मैं आपको एक बार बेयर लैंग्वेज बता देता हूँ, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम इसको आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्लोज 3 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में 15 में जो लिखा हुआ है वो स्टेट को नहीं रोक सकता। आर्टिकल 15 में जो लिखा हुआ है, 15(1) में जो लिखा हुआ है, 15(2) में जो लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में जो लिखा हुआ है वो स्टेट को नहीं रोक सकता वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने से। अगर स्टेट वुमेन या चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाती है तो आर्टिकल 15 में भेदभाव की मनाही बोली गई है। इसका सहारा लेकर स्टेट को रोका नहीं जा सकता कि भाई आप तो लिंग के बेस पर, आप तो सेक्स के बेस पर भेदभाव कर रहे हो, नहीं रोका जा सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में वुमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है 2005 का, स्पेशल वुमेन के लिए बना है। हमारे देश में वुमेन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना है 1961 का, स्पेशल वुमेन के लिए बना है। हमारे देश में वुमेन के लिए एक एक्ट बना है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना है हमारे देश में 1971 का, वुमेन के लिए बना है। हमारे देश में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है, वुमेन के लिए बना है 1961 का। तो ये सभी एक्ट स्पेशल वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं, मेन को नहीं देते। तो कोई व्यक्ति, कोई मैन या कोई मेल सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 15 का सहारा नहीं ले सकता कि भाई मेरे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है इन
एक्ट्स का, इन लॉज का मुझे प्रोटेक्शन भी मिले, वुमेन को ही क्यों नहीं बोल सकता वो? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15(3) बोलता है स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो आपको पता होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का बना है, जुवेनाइल जस्टिस 2015 का बना है, पॉक्सो बना है। कितने एक्ट चिल्ड्रन के लिए बनते हैं? चिल्ड्रन के लिए एक्ट बना है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का। तो क्यों बने हुए हैं ये एक्ट? क्योंकि स्टेट को पावर दी गई है आर्टिकल 15(3) के अंडर। अगर स्टेट को पावर नहीं होती स्टेट नहीं बना पाता। तो आर्टिकल 15(3) इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15(1). 15(1) में तो बोल दिया स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, 15(1) में बोला स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, हमने अभी पढ़ा। और 15(3) में क्या बोल दिया? स्टेट भेदभाव कर सकता है। कब कर सकता है? वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन के लिए बनाए जा सकते हैं। ये 15(3) बोलता है। मेरे दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने लगा हूँ अभी, ध्यान से सुनिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 3 क्लॉजेस थे। 15 में केवल 3 क्लॉजेस थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 15 में 1 था, 15(1) था, 15(2) था, 15(3) था। बस 3 ही क्लॉजेस थे। लेकिन उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए क्लॉज 4 ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट सबसे पहले जो अमेंडमेंट 1951 में हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस अमेंडमेंट के जरिए क्लॉज 4 ऐड किया गया। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्लॉज 4 ऐड करने की क्या हिस्ट्री थी, क्यों ये ऐड किया गया। बहुत ही रेलेवेंट क्लॉज है। अक्सर इस क्लॉज से एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ अगली वीडियो ज़रूर देखें, अच्छे से जानेंगे, समझेंगे ये क्लॉज है क्या। तो इसी के साथ में वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले दूसरे पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।